कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से दिनेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनकी जगह आप भी यहाँ पे दावेदार हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के। और भारत मजबूत रहे, ये मेरे लिए अपने राजनीति से सर्वप्रिय है और सर्वश्रेष्ठ है। अमेठी से पिछली बार स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए थे। इस बार उन्होंने अमेठी छोड़ के रायबरेली चुना। क्या वो अमेठी से उनको नहीं लड़ना चाहिए था? मैं जनता का नेता हूँ, उन दलित, कमजोर और पिछड़ों का नेता हूँ जो किन्हीं कारण से अभी भी समाज में जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी। इस समय हम लोकसभा रायबरेली में हैं और बड़ी सीट कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस का परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता आया है। और इसी रायबरेली का एक विधानसभा ऊंचाहार से 3 बार के विधायक हम मनोज पांडे जी रायबरेली से नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी में 2 बार मंत्री रहे। और ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरों में इनका नाम गिना जाता है। मनोज पांडे जी, हम बात करेंगे आपसे कि लोकसभा का चुनाव है, पहले कैसे हैं? नहीं, पूरे देश में सामान्य लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसी के परिवेश में रायबरेली भी भारत के अंदर है, तो रायबरेली में भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आप, बड़ा नाम है आपका ब्राह्मण नेताओं में, और समाजवादी पार्टी भी जब बड़े ब्राह्मण वर्ग जब क्या कहते हैं उसको, सवर्ण, जब भी वो सवर्ण नेताओं की जब वो रैलियां कराती थी तो आप ही उसको ऑर्गेनाइज करते थे, आपके नाम पे ही सवर्ण लोग जुटते थे, कह सकते हैं। इस समय रायबरेली में जो सवर्ण लोग हैं, जो बिरादरी है, वो कहाँ जा रही है? नहीं, केवल मैं कोई सवर्ण की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनता का नेता हूँ, उन दलित, कमजोर और पिछड़ों का नेता हूँ जो किन्हीं कारण से अभी भी समाज में जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, और जो आज भी विकास में अभी अंतिम पायदान पर बैठे हैं, उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं मनोज पांडे। और ये कह लीजिए कि उन्हीं की ही लड़ाई लड़ते हैं। अभी ठीक है कि मनोज पांडे हैं तो मनोज पांडे का नाम भी है। यहाँ से क्या स्थिति होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी और बड़ा नाम राहुल गांधी अमेठी छोड़ दिए, वायटनगर। मैं आपका जो प्रश्न था मैं उससे ही लेके चलता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस जीती है यहाँ पर, इसलिए कि एक लंबा समय था इस देश में जब कांग्रेस की ही सत्ता रही है, और लगभग 50-55 साल देश की और राज्य की सत्ता में कांग्रेस केंद्र बिंदु रहा, कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन रायबरेली का दृष्टांत और इतिहास भी ये है कि रायबरेली के लोगों ने हराने का भी काम किया है। चाहे 1977 का चुनाव रहा हो, जब राजनारायण जी ने इंदिरा जी को हराने का काम किया था, और भाजपा ने भी एक बार यहाँ पर जीतने का काम किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरे दल नहीं जीते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक आपने लोकसभा के चुनाव की बात किया है रायबरेली में, और गढ़ को जोड़ते हुए आपने कहा, यदि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता और आपकी टीआरपी के अलावा भी आपके मन में एक बात रहती है भारत के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति, भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों के प्रति। और अगर हम राजनीति में आए तो राजनीति भी हमारे लिए सेवा का एक अंग है, और भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वायत्तता और भारत मजबूत रहे, ये मेरे लिए अपने राजनीति से सर्वप्रिय है और सर्वश्रेष्ठ है। मैं अगर उसका आकलन करूं, ये ठीक बात है मैं किस दल का विधायक हूं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन भारत हमारे लिए ज़रूरी है, भारत माता हमारे लिए ज़रूरी है, सनातन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इस परिवेश में देखें तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को कहाँ खड़ा किया? जिस कांग्रेस के समय पर इकनॉमी में भारत 10वें स्थान पर खड़ा था, आज उसको कहाँ ला करके खड़ा करने का काम किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया। देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल था, जिस तरीके से देश के अंदर दिक्कतें थी, रोज़ दंगे, रोज़ झगड़े, कहीं पर नेक्सलाइट्स का खतरा है तो कहीं कश्मीर जल रहा था आतंकवादी गतिविधि से। आंतरिक सुरक्षा को अगर भारत के सुदृढ़ और मजबूत करने का काम इस देश के स्वतंत्रता के बाद के अगर किसी गृह मंत्री ने किया तो आदरणीय अमित शाह साहब ने किया। उत्तर प्रदेश में अगर आप कानून व्यवस्था को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत किया, वो केवल एक व्यक्ति नहीं मान रहा, स्वतंत्र भारत में रहने वाला हर स्वतंत्र व्यक्ति मान रहा है। तो यहाँ चुनाव का जो मुद्दा है, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, एक तरफ सनातन खड़ा है, प्रभु राम का विशालकाय मंदिर खड़ा हुआ है,
आज 80 करोड़ लोग जो भूखे मरते थे कोविड के समय, दुनिया के तमाम बड़े देशों ने जब घुटने टेक दिए और घुटने पर आ गए, तो भारत के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के कहा ये भारत हमारा देश है और भारत में रहने वाली 135 करोड़ जनता हमारी है। और उसकी गरीब 80 करोड़ जनता को अगर दुनिया के किसी देश ने फ्री राशन देने की योजना लाने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाने का काम किया। उसको जनता कैसे भूल जाएगी? तो लड़ाई इसकी नहीं है कि किसका जिला है और किसका गढ़ है, सवाल ये है कि किया किसने है जनता के लिए। तो अगर किसी ने किया है, आज भारत को आगे ले जाने पर काम किया है, भारत को सुदृढ़ करने का काम किया है, भारत को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया है, भारत के उन गरीब लोगों को जो 2 जून की रोटी नहीं पाते थे उनको रोटी से भी जोड़ा है और रोजी से भी जोड़ने का काम किया है और निरंतर काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, भारत के प्रधानमंत्री कोई देश नहीं भूल सकता। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते आए हैं, लेकिन जब भी हम अल्पसंख्यकों से बात करते हैं, मुस्लिमों से बात करते हैं, तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ऐसे बड़े नाम हैं जो इस पर पक्षपात की राजनीति से देखा जाता है कि इनकाउंटर्स कुछ जातिगत समीकरणों को देख के किया जा रहा है। नहीं, अगर आपने जो इनकाउंटर्स हुए हैं तो जीवा तो मुस्लिम नहीं था, जीवा तो हिंदू था। इस तरह के तमाम लोगों के इनकाउंटर्स और घटनाएं घटी हैं राज्य में, और किसी एक घटना को किसी जात और धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी केवल अपराधी होता है। और उसको जाति और धर्म से जोड़ करके देखना, मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी होगा। जिसने अपराध किया, जिसने अपराध की एक दुनिया को बसाने का काम किया, अगर उसके साथ कानून कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसको आप धर्म से जोड़ करके उससे बचाने का काम नहीं कर सकते। रायबरेली हमें की जनता से हमने बात की, उन्होंने बताया जो कांग्रेस जो भी यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जैसे रेल कोच डब्बा हो गया, वो टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गई और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने यहाँ खोली थी, और इस सरकार में उन सब की अनदेखी की जा रही है। फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, मजदूरों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, और इस तरह की बात यहाँ की जनता कोई कांग्रेस का व्यक्ति आपको मिल गया होगा, ITI रो रही है। कभी ITI में 8,500 कर्मचारी हुआ करते थे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 लाख लोग ITI पर निर्भर थे। आज ITI की क्या स्थिति? रायबरेली की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, स्पिनिंग मिल बंद है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से गौन होती है। जो इंडस्ट्रियल एरिया खोलने का एक सब्ज बाग दिखाया गया था, तो अगर आपके पास समय होगा तो मैं जरूर चाहूँगा कि रायबरेली के इंडस्ट्रियल एरिया में घूम करके आइए। 90% उद्योग बंद हैं, कौन जिम्मेदार है? यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड आपकी सरकार थी। आपने क्यों नहीं उन कमज़ोर फैक्ट्रियों को, कमज़ोर उद्योगों को आपने क्यों नहीं चालू करने का काम किया? और आप बात किस चीज़ की कर रहे हैं? कौन सा ऐसा बड़ा यहाँ पर व्यवसाय आया जिससे लोगों को नौकरी मिल गई हो? रायबरेली में NTPC है, 95% लोग वहाँ पर दूसरी राज्यों के काम कर रहे हैं। रेल कोच कारखाने की आपने जो बात किया है, रेल कोच कारखाने में आप जाकर के आकलन कराइए, इसका सर्वे कराइए, कहाँ के लोग, पंजाब के, जलंधर के, पटियाला के लोग यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं, उड़ीसा के लोग, तो उत्तर प्रदेश के और लालगंज और बैसवाड़ा के लोगों को कौन सा लाभ मिला? यम्स आपने दिया, वो भी आधा अधूरा दिया। आज भी यम्स पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा, और शायद आपने बजट नहीं देखा। स्टेट गवर्नमेंट ने भी यम्स के लिए अभी बजट का प्राविधान किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया इसको आगे बनाए जाने का। बजट तो इसको जो वर्तमान सरकार उसने देने का काम किया है। हमने बात की तो वो बता रहे हैं कि जो भी यहाँ बेड कांग्रेस लाई थी उस पर 300 बेड योगी जी ने गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया। कहाँ से लाई थी कांग्रेस? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, कांग्रेस कहाँ से लाई थी? कांग्रेस के समय केवल शिलान्यास हुआ था, आपकी जानकारी में बता दें। यम्स तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय पर बनना शुरू हुआ है, ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। 19 के बाद एम्स में काम लगा है। केवल शिला रख देने से, ईंट रख देने से बिल्डिंगें नहीं बन जाती हैं, केवल भाषण दे देने से गरीब की आंखों के आंसू नहीं चले जाते। 5 साल रायबरेली की जनता अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढती रही, उस जनप्रतिनिधि को ढूंढती रही जिसको उसने सराखों पर बैठाने का काम किया, और वो अवाक रही, हतप्रत रही कि उसके जनप्रतिनिधि जिनको उसने अपना जनादेश उनके प्रमाण पत्र के रूप में परिवर्तित करके देने का काम किया था, वो प्रमाण पत्र लेने नहीं आए, अपना प्रमाण पत्र भी कोई एक दूसरा व्यक्ति लेने आया। इस बीच में कितनी घटनाएं घट गई रायबरेली में। रायबरेली में ही बस स्टेशन पे, रायबरेली के ही बछरावा में ट्रेन दुर्घटना हुई, 48 लोग मर गए। लोगों की निगाहें ढूंढती रही,
जिनके परिवार में माँ चले गए, पिता चले गए, बेटी चली गई, बहू चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी का पति चला गया, बहन का भाई चला गया, वो ढूंढता रहा कि हमारा जनप्रतिनिधि कब हमारे यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने आएगा। जहाँ से मैं तीसरी बार विधायक हूँ चार में, एनटीपीसी में बॉयलर फटा, सैकड़ों की संख्या में लोगों के चिथड़े उड़ गए। लोग ढूंढते रहे कि जिनको हमने वोट दिया, जिन्होंने परिवार कहा था कि रायबरेली मेरा परिवार है, वो ढूंढते रहे कि हमारे परिवार का व्यक्ति कब आएगा और हमारे आंसू पोंछने का काम करेगा। यहीं गंगा जी में नाव डूब गई, 9 लोग मर गए। हमारे क्षेत्र के दिनसा गौरव में 5 बच्चियां तालाब में डूब करके मर गई। किन जातियों की थी? गरीब, कमजोर, पिछड़े। ढूंढते रहे कब आएंगे हमारे परिवार के लोग जिन्होंने वोट मांगा था। ये कौन सी दोस्ती है? आपकी दोस्ती केवल वोट से वोट तक की है? ये नहीं चलेगा। आपको सीखना होगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। आपको सीखना होगा भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, जो आज देश की जनता के लिए 18-19 घंटे काम कर रहे हैं। आपको सीखना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि कोविड के समय भी जब लोग दुब के अपने घर पे बैठे थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों की इलाज की व्यवस्था करा रहे थे, लोगों को अस्पताल तक पहुंचा रहे थे, लोगों को दवाएं दिला रहे थे, ऑक्सीजन दिला रहे थे। उस समय कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे? आज ये सवाल देश की जनता पूछ रही है, रायबरेली की जनता पूछ रही है कि 5 साल आप कहाँ थे? 5 साल आपको क्यों नहीं हमारी याद आई? अगर हम आपके परिवार के थे तो क्या 5 साल में आप परिवार के रिश्ते एक ही बार मानेंगे जब आपको वोट के बाद वोट की जरूरत पड़ेगी? ये रिश्ते नहीं चलेंगे रायबरेली में। रायबरेली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बदलाव के रास्ते पर है। वो देख रहा है कि भारत को अगर कोई संतुलित कर सकता है, भारत की जनता को कोई साथ लेकर के चल सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेके चल सकते हैं। अमेठी से पिछली बार स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए थे। इस बार उन्होंने अमेठी छोड़ के रायबरेली चुना। क्या वो अमेठी से उनको नहीं लड़ना चाहिए था कि पिछली बार का जो बदला है वो आप ले सकते थे? देश की जनता पूछ रही है, ये देश की जनता पूछ रही है। आपकी क्या गारंटी है? आप आज लड़ेंगे, कल नहीं लड़ेंगे? आप आज जीतेंगे या आप लड़ेंगे तो आप कब इस्तीफा दे देंगे रायबरेली से? आप कहाँ की मेंबर आप पार्लियामेंट रहेंगे? तो इस देश में तो गारंटी है नहीं इन लोगों की। गारंटी तो इस देश केवल एक ही लोगों को मानता है, मोदी की गारंटी मानना है देश, भारत के प्रधानमंत्री की गारंटी। इन लोगों को कोई गारंटी नहीं मानना है। जिन्होंने अमेठी भाग कर रायबरेली आ गए, रायबरेली भाग कर वायनाड चले गए, वायनाड रायबरेली के परिणाम के बाद वो कहाँ लड़ेंगे? दोनों जगह जब हारेंगे तो तीसरी जगह कहाँ लड़ेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा गारंटी एक ही है, वो इस देश को मोदी की गारंटी है। जिस तरह से दो आप पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल से जो राहुल गांधी की जो छवि थी, जिस तरह से जनता उनको या रील पे, मोबाइल पे, ट्विटर पे जैसे उनको हल्के नेता के तौर पे जान रही थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी दाढ़ी बढ़ी है, जो उनका चलने का तरीका है, उससे उनकी छवि कुछ इधर सुधरी है? ये तो देश की जनता बताएगी किस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है डेमोक्रेसी में। ये जनमत बताता है। और लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि लोकतंत्र में जनमत जिसके साथ है वही मजबूत है। और इसका परिणाम 2024 के इस लोकसभा चुनाव के 4 जून के बाद आएगा। उस देश देखेगा कि जनमत किसके साथ है, जनता ने किस पर अपनी मुहर लगाई। हम 2 दिन से यहाँ हैं और बात कर रहे हैं जनता से। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ से दिनेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनकी जगह आप भी यहाँ पे दावेदार हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, राजनीति से और परिवार से बड़ा सवाल है आज। देश की आंतरिक सुरक्षा हमारी कैसे मजबूत रहे, देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे, भारत में रहने वाले नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, भारत में रहने वाले 135 करोड़ को कौन अपना परिवार मानेगा और कौन अपने साथ लेके चल पाएगा। तो आज भारत ऐसे लोगों को ही तवज्जो दे रहा है जो न केवल अपने परिवार के लिए जी रहे हैं बल्कि भारत के लिए जी रहे हैं। और उसके लिए केवल एक व्यक्ति जी रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन यहाँ से हमने बात की, बताया कि कई सारे चुनाव यहाँ से दिनेश सिंह लड़ाए थे अपने लोगों को और उन चुनावों में उन्हें विजय नहीं हासिल हुई। और यहाँ से आप एक अच्छे दावेदार हो सकते थे। जो इस समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमज़ोर है, जैसा कि जनता बता रही है, वो आपके आने पर वो पार्टी यहाँ से और मजबूत स्थिति में हो सकती थी। पूरे देश में मोदी जी की लहर है। पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के लिए दे रहा है, भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए दे रहा है। हमारे जैसे लोग
जो सनातन को मानते हैं, भगवान प्रभु राम में आस्था व्यक्त करते हैं। तो हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं कि 500 साल पुरानी ये लड़ाई जीती न्यायालय से। भगवान प्रभु राम का विश्व स्तरीय भव्य मंदिर हुआ, वो वहाँ विराजित हुए। भारत आगे बढ़ रहा है, इकनॉमी में हम ग्रोथ कर रहे हैं, जीडीपी हमारी बढ़ रही है, सैन्य शक्ति हमारी मजबूत हुई है। और जिस पाकिस्तान का हवा दिखा करके कांग्रेस 55 साल तक राज की, आज पाकिस्तान बचाओ बचाओ के नारे लगा रहा है कि भारत से बचाओ। ये भारत की सैन्य शक्ति, इच्छा शक्ति और उसके आत्मबल की जो वृद्धि हुई है, इसमें कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री को लोग नहीं भूल पाएंगे। इस बार जो 400 पार का नारा है वो नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। लेकिन एक आम नागरिक के रूप में, एक चुने हुए विधायक के रूप में, मेरे लिए भारत की स्वतंत्रता, स्वायत्ता, भारत की हमारी सीमाएं मजबूत रहें, भारत के नौजवानों को नौकरी मिले, हमारे अन्नदाताओं को उनके उत्पादन का मूल्य मिले और भारत के देश के लोगों को अपना परिवार कहने वाला कोई मिले, तो उसमें मेरा अगर चयन होगा तो उसमें मैं भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करे बिना नहीं रह पाऊंगा। आपका ऐसा जलवा रहा है, जब से ऊंचाहार विधानसभा बना तब से आप ही ऊंचाहार से आप विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से, वो भी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से आपके संबंध अभी भी हैं, बात होती है उनसे? देखिए, मेरा कोई जलवा नहीं है। मैं ऊंचाहार की जनता को चरण वंदन करता हूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं। ये ऊंचाहार की जनता का अपने एक कमज़ोर भाई मनोज पांडे के ऊपर विश्वास है और एहसान है कि वो हमें मौका देती है सेवा करने का। जब तक इस जीवन में लहू की एक बूंद भी रहेगी, ऊंचाहार के लिए और अपने रायबरेली के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए उसको बहाने में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। समाजवादी पार्टी के लिए कुछ 2 शब्द अगर कहना? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी आज कहीं ना कहीं असमंजस में है। मैं तो राय देता रहा हूँ, पहले भी मैंने राय दिया। क्या शुरुआत है गठबंधन से? जो समाजवादी पार्टी 234 विधायक जीत करके 2012 में सरकार बनाई थी, उसने जब जब कांग्रेस से गठबंधन किया तब तक वो पार्टी खत्म हुई है। आपने राय दिया था 2017 में गठबंधन किया तो इसी यूपी की विधानसभा में केवल हमारे 46 विधायक रह गए। फिर नहीं माना हमारी राय को और फिर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के जो नेता हैं बेचारे वो विचलित हैं, परेशान हैं कि एक सीट हमारी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। इसलिए कि जब हम 234 से हम 46 आ गए और 229 और 46 का अनुपात लेकर के हम चलें, तो हमें तो लग रहा है कि 5 हमारी थी, एक भी जीत पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब जब गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन फलीभूत नहीं होता है। चलिए, आप धन्यवाद, आपने हमसे बात की। और विधायक ने बताया कि जो है मोदी जी की जो नीतियां हैं, योगी जी की जो नीतियां हैं, अमित शाह की जो नीतियां हैं, पूरा देश और रायबरेली की जनता उनसे प्रभावित है और यहाँ से भी सीट निकलेगी। लेकिन जनता बता रही है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे लड़ाई है। आप देखते रहिए संपन्न भारत। नमस्कार।